गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन मई 2025, जिसमें आज हम इकॉनमी के शॉर्ट्स को कवर करेंगे गाइस। जिसमें हमारे प्लस एमसीक्यूज़ भी आएंगे। जो भी हमने कल पढ़ा इकॉनमी में या आज हम पढ़ेंगे उसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी होंगे। टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी गई है, आंसर्स वगैरह आप वहीं से चेक कर सकते हैं। आज हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, इंडिया ने ना जापान को ओवरटेक कर दिया और हम ना 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। कल भी मैं आपको इस बारे में बात कर ही रही थी। देखो, ये टॉपिक ही आ गया कि भारत जो है हमने देखा मई के महीने में हमें पता चला कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट थी, आउटलुक की। आईएमएफ निकालता है इस रिपोर्ट को और भारत ने सरपास कर दिया और भारत अब 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। ठीक है, इससे पहले हमारा जर्मनी है, चाइना है और सबसे ऊपर अभी हमारा कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, अब हम समझते हैं की ड्राइवर्स कि ऐसा कैसे भारत कर पाया। कोई तो रीज़न रहा होगा ना, कैसे भारत ने 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बना है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रक्चरल कारण है। हमारे देश में बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हमारे लाइफस्टाइल कंजम्पशन बढ़ गया है। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो इंडिया में जो करंट मीडियन एज है वो 29 ईयर्स है। तो हमारा यंग पॉपुलेशन अच्छी खासी है, तो उसकी वजह से भी है। डोमेस्टिक डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारा प्राइवेट कंजम्पशन ही जीडीपी का 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ अच्छा खासा लोग खाते पीते घर के भी हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम भी है। पॉलिसी की बात करें तो ना टैक्सेशन और बिजनेस रिफॉर्म्स भी हमारी कुछ ऐसी रहीं, चाहे वो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन रहा हो या आईबीसी कोड लगाना रहा हो, कॉर्पोरेट टैक्स को कट करना रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाए या पीएम गति शक्ति को बहुत ज़्यादा करा गया, सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात की गई, इसको हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को कनेक्ट किया गया। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से करा गया है। दूसरा आपका आता है टेक्नोलॉजिकल, यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई है, जन आधार मोबाइल है, ट्रिनिटी है। इसमें स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड है फॉर इंडियन आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के लिए, कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए। टेक्नोलॉजिकली भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फिर ये कह रहे हैं एक्सटर्नल और ग्लोबल फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा एफडीआई का इन्फ्लो बढ़ रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन रीबैलेंस करने की स्ट्रैटेजी, यानी चाइना +1 आ गया है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बहुत आ गए हैं। इन सभी फैक्टर्स के बढ़ने के कारण ही देखा जा रहा है कि भारत जो है उसने सरपास कर दिया जापान को भी। अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में भी ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले 2.5 से 3 साल में भारत 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ना, अब हमारा जो रैपिड ग्रोथ होगा वो एनर्जी, जो हम कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ा रहे हैं। दूसरा, हमारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्लेटफॉर्म वगैरह, या इंडिया जो इस समय ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहा है ना, ये भी इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनाने में काफ़ी मदद करने वाला है। दूसरा, हमने ना अपने रेगुलेटर, जैसे हमारा आरबीआई है, इंस्टीट्यूशन है, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहा है, रिफॉर्म भी ले रहे हैं बैंकिंग सेक्टर्स में। इसकी वजह से ऐसा आने वाले 2.5 से 3 साल में हमारी इकॉनमी जर्मनी को भी सरपास करके 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं, हम नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूएस हाउस ने 3.5% का आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स अप्रूव कर दिया है। अभी आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स क्या होता है इसको समझते हैं। 3.5% हो गया, टैक्स के प्रोविज़न में चेंज किया है। इसको हम ना एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंस ट्रांसफ़र भी कहते हैं। और ये कब से इफेक्टिव होगा? ये 1 जनवरी 2026 से, यानी 1 जनवरी 2026 से ये स्टार्ट किया जाएगा। अब समझते हैं ये रेमिटेंस टैक्स होता क्या है। यानी कि फंड का मूवमेंट फ्रॉम द कंट्री ऑफ वर्क बैक टू होम कंट्री, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। ऐसे मान लो कोई दुबई से आपको पैसा भेज रहा है दिल्ली में या इंडिया में, उसको रेमिटेंस कहते हैं नाम। बस ऐसे ही आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स एक तरह का होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 2023 में अगर आप रेमिटेंस देखो तो वो $656 बिलियन तक गया था और इंडिया को 2024 में माना जाता है कि हाईएस्ट एवर ग्लोबल रेमिटेंस देखने को मिला, 14.3% है ना। अब हमें यहाँ ये समझना है कि आउटवर्ड जो नाम आ गया, कि आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है और ऐसा टैक्स किसे कहते हैं। तो आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स जो होता है गाइस, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये कैसा टैक्स है, ये किस तरह से किया जाता है। आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब होता है आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, स्पेशली व्हेन अ रेसिडेंट ऑफ कंट्री सेंड फंड टू रेसिपिएंट इन अ डिफरेंट कंट्री, उसी को हम कहते हैं। यानी ट्रांसफ़र ऑफ फंड ही हो रहा है, इसमें मनी इन्वॉल्व है, रेसिडेंट कंट्री में जाएगा। इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट, गिफ्ट हो सकता है, इमाइग्रेशन हो सकता है, कुछ भी इसका आप लगा सकते हो। ठीक है,
अब रेमिटेंस टैक्स जो है वो अप्लाई किस पर होगा, नॉन यूएस सिटीजन्स पर, और यूएस सिटीजन्स आर एग्जेम्प्टेड। किस पे लगेगा रेमिटेंस टैक्स, लगता है जो नॉन यूएस सिटीजन्स होते हैं उन पे लगाया जाता है। अब जो होगा इससे ना H1B या F1B या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अफेक्ट पड़ेगा, वीज़ा होल्डर्स को अफेक्ट करेगा ये ग्रुप को भी। अब इससे क्या होगा, द बिल रिड्यूस द, इससे ना टैक्स जो होगा वो फ्रॉम 5% से 3.5% हो जाएगा, क्योंकि वीज़ा होल्डर जो होंगे उनको देना पड़ेगा, या जो भी नॉन यूएस सिटीजन्स हैं उनको टैक्स अप्लाई होगा। अब एक्साइज टैक्स का रेमिटेंस ट्रांसफ़र पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमिक रिपल। कंट्री लाइक जो आपसे आपका एल सल्वाडोर है, मैक्सिको है, इंडिया है, विच रिलाई ऑन यूएस के रेमिटेंस पे तो ये ज़्यादातर निर्भर होते हैं, इनको बहुत सारे इकोनॉमिक सेटबैक झेलने को मिलते हैं। तो प्रपोजल यही है, डिस्करेज करना फॉरेन वर्कर्स को मेंटेनिंग असेट या एम्प्लॉयमेंट इन द यूएस। फिर दूसरा है डेंट इंडियाज़ इनवर्ड रेमिटेंस लॉज। यूएस लार्जेस्ट सोर्स है रेमिटेंस का भारत के लिए, तो ये चाहते हैं थोड़ा सा फ्लो को इस तरह से ना जाए, क्योंकि इनको लगता है कि भाई हमारे देश से इतना पैसा जा रहा है ना। देखो भारत के लिए फ़ायदा ही था, लेकिन ये डेंट लगाना चाहते हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी ये लगाया जा रहा है। ठीक है, रेमिटेंस टैक्स से ना क्या होगा, कुड पुश सम फंड फ्रॉम इंडियन इन द यूएस टू ग्रे द और ब्लैक मार्केट या बाईपास रेगुलेशन को करने के लिए। तो रेमिटेंस टैक्स से बहुत सारा जो फंड भारत से आता था यूएस की ओर, वो ब्लैक मार्केट का पार्ट भी बन जाता था, इसलिए भी यूएस बहुत परेशान था, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला लिया। तो जो स्टूडेंट रेमिटेंसेज हैं, चाहे वो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत हो, वो भी ड्रॉप हुआ है। 5 साल अगर आप देखो तो वो भी कम होता जा रहा है। ये 2004 में आरबीआई द्वारा किया गया था इसको इंट्रोड्यूस। ये सभी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, माइनर्स को बड़ा हेल्प करता था। 2.5 लाख तक समझ लो आप, काफ़ी रिमिट इसको किया जाता था। लेकिन अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्कीम नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट, आपको ये हिंदू ट्रस्ट, अनडिवाइडेड फैमिली को ये या पार्टनरशिप फर्म्स को नहीं मिलता है। समझ गए ये सारा मामला क्या है। अब आता है नेक्स्ट फंड की बात करने जा रहे हैं हम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, इसको AIFs कहते हैं। आरबीआई ने ना इससे रिलेटेड रूल्स को रिवाइज़ करा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के रूल्स को। ये ऐसा कोई फ़ंड है जिसको भारत में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, प्राइवेटली पूल किया जाता है इन्वेस्टमेंट व्हीकल को, फ़ंड को कलेक्ट किया जाता है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर द्वारा, इंडियंस द्वारा, फॉरेनर्स द्वारा, ताकि ना एक डिफाइंड एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बनाने के लिए, ताकि देखो मकसद क्या है, इन्वेस्टर को बेनिफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वेस्टर को बेनिफिट होना चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड किसको रेगुलेट करने के लिए, सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। और रेगुलेशन के लिए भी 2012 में रेगुलेशन एक एक्ट ऑलरेडी आ चुका है। अब इसकी भी ना कैटेगरीज होती हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड की। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना, या अर्ली स्टेज कुछ वेंचर हों, सेक्टर्स हों, सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिट देना हो, उसमें हो सकता है। कैटेगरी 2 में ये ना दे डू नॉट यूज़ लिवरेज या कोई डेट नहीं यूज़ करते हैं, डे टू डे ऑपरेशनल में कवर करने के लिए नहीं, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, रियल एस्टेट फंड वाले इसको यूज़ करते हैं, उनको इस कैटेगरी 2 में डाला जाता है। कैटेगरी 3 वालों में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो लिस्टेड या अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स में नाम जिनका शामिल है, जैसे हेज फंड है या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करनी हो पब्लिक इक्विटी में, तो उसके लिए ये करा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको करने का मकसद यही है कि एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कराया जा सके, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को एक प्राइवेटली पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल मिल सके, इसलिए इस तरह का फ़ंड क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है। देखो CCI कहते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, मानते हो ये बात? इन्होंने ना कॉस्ट रेगुलेशन 2025 को नोटिफाई करा और नई डेफिनेशन दी ताकि प्रेडेटरी प्राइसिंग को हम कर्व कर सकें। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब है गुड्स का सेल, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का सेल एट अ प्राइस बिलो द कॉस्ट, ताकि कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेट हो सकें। फिर जो सेक्शन 4 का 2 पार्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002, प्रेडेटरी प्राइसिंग उन्होंने आइडेंटिफाई करी। डोमिनेंट एंटरप्राइज ऐसा उन्होंने करा कि भाई एब्यूसिव प्रैक्टिस की तरह नज़र आ रहा है ये। अब प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आप सर्विसेज उसको सेल कर रहे हो कॉस्ट से भी नीचे प्राइस में, ताकि कंपटीशन आपको एलिमिनेट करना है। इसका इम्पैक्ट कस्टमर पर तो देखो बेनिफिट शॉर्ट टर्म पे करेगा उसको, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको लॉस होगा, क्योंकि लेसर ऑप्शंस होंगे, हायर प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे।
कंपनीज़ को नुकसान इसलिए हो जाता है कि सभी कंपनीज़ को नुकसान शॉर्ट टर्म में करेगा, लेकिन एक बार कॉम्पिटिटर्स ड्राइवन आउट हो गए तो मोनोपोलाइज कंपनीज प्राइस रेस कर देंगी और अपने लॉस प्रॉफिट को रिकवर कर लेंगी। देखो कितनी चालाक होती है कंपनी, सारा कंपटीशन हटा दिया, उसके बाद रेट बढ़ा दी और वापस से अपना सारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर ली। लेकिन आप सोचो, इससे कस्टमर को फ़ायदा, कस्टमर को नुकसान, कंपनीज़ को भी नुकसान। समझ गए प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? इस तरह से ये करते हैं कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए। इसीलिए सीसीआई नई डेफिनेशन लेकर आया कि कैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आरबीआई ने नोटिफाई करा है इसको, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन 2025। ये किसके अंडर आ रहा है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। दीज रेगुलेशंस ये क्या करेंगी? ये ना अर्लियर बोर्ड फॉर रेगुलेशंस को रिप्लेस कर दिया गया है। पेमेंट रेगुलेटर बोर्ड का कॉम्पोजिशन में आरबीआई चेयरमैन होता है, ध्यान रखना। एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात की जाए तो इसमें डेप्यूटी गवर्नर है पेमेंट सिस्टम में, एक आरबीआई का नॉमिनेटेड ऑफिसर भी है। 3 मेंबर्स हैं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करा है। बोर्ड में ना इसमें आईटी के लोगों को बुलाया जाता है, साइबर सिक्योरिटी लॉ वाले लोगों के फील्ड के लोगों को भी बुलाया जाता है। मेंबर्स का टेन्योर देखें तो ये ना फिक्स टेन्योर है 4 साल का, और कोई भी रीनॉमिनेशन अलाउड नहीं है। एटलीस्ट ट्वाइस आ ईयर ये मिलते हैं। 3 मेंबर्स होते हैं जिसमें चेयरपर्सन डेप्यूटी गवर्नर का कोरम होता है। डिसीजन मेजॉरिटी पे दिया जाता है। अगर कोई टाई होता है तो चेयरपर्सन फिर अपना वोट कास्ट कर देता है। ठीक है जी, ध्यान रखना इसका सिस्टम क्या है। अब आता है आरबीआई का डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शन 2025 की क्या आई है। देखो आरबीआई ने साफ तौर पे डायरेक्शन दी है कि भाई साहब बोरोवर की प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसपेरेंसी डेटा की बनाए रखने के लिए, डिजिटल लैंडिंग प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने डायरेक्शन दी है। कहा है जी सबसे पहले तो आप एक मतलब समझ लो कि डिजिटल लैंडिंग का मतलब क्या है। कह रहा कोई भी रिमोट ऑटोमेटेड लैंडिंग प्रोसेस जिसमें आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई लोन का अप्रूवल कर रहे हो, कोई डिसबर्समेंट कर रहे हो, कोई क्रेडिट असेसमेंट कर रहे हो कस्टमर का, या कोई रिकवरी कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? डिजिटल लैंडिंग। ये सभी बैंक पे, कमर्शियल बैंक हो, प्राइमरी बैंक्स हो, कोऑपरेटिव्स हो, एनबीएफसी हो, सभी पे अप्लाई होगा। दूसरा, मैंडेटरी रिपोर्टिंग की जाती है किसको? डिजिटल लैंडिंग ऐप्स को। सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम है मैनेजमेंट का, पोर्टल बनाया हुआ है ताकि ये पब्लिक डायरेक्टरी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर पाए। और ड्यू डिलिजेंस को इन्हांस करने के लिए तो कि बाय द फाइनेंशियल एंटिटीज़ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और एलएसपी क्या है? लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, एक एजेंट है फाइनेंशियल एंटिटीज़ का, ताकि डिजिटल लैंडिंग फंक्शन उसके बिहाफ पे कैरी आउट की जा सके। फिर डिस्क्लोजर्स टू बोरोवर, यानी फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं ये सब है, अपनी डिटेल्स इनको पूरी तरह से निकालनी है, टर्म्स एंड कंडीशंस बतानी है, प्राइवेट पॉलिसीज़ बतानी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स के लिए तो ये भी कहा जाता है कि आप कोई भी डिजिटल लैंडिंग कंप्लेंट्स आए, इश्यूज़ आए, वो सब के लिए आपको काम करना है। अब आरबीआई इतना क्यों कर रहा है ये काम? क्योंकि आरबीआई खुद परेशान हो चुका है कि भाई साहब ये क्या करते हैं डिजिटल लैंडिंग कंपनीज, कुछ प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को असिमेट्री रखते हैं। इंटरेस्ट रेट छुपा लेंगे, हिडन चार्जेस छुपा लेंगे, हैरासमेंट करेंगे कस्टमर का। रिकवरी एजेंट ऐसा कॉल करके आदमी को पागल कर देता है। फिर अनरेगुलेटेड फ्रॉडुलेंट ऐप बहुत आ गई है, कस्टमर बेचारा पिस रहा है इसमें। मिस सेलिंग बहुत हो रही है, गलत सलत कुछ भी बेचने की कोशिश की जा रही है। डेटा की प्राइवेसी को हनन किया जा रहा है, बहुत ख़राब किया जा रहा है, ब्रीच किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ अबाउट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सेबी ने ना कॉशन किया है इन्वेस्टर्स को कि वो डीलिंग ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट भैया लेने वाले हैं अच्छी तरह से इनकी। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेंट को कहते हो भाई तू पैसा इन्वेस्ट कर और तुझे इससे अर्निंग मिलेगी। जैसे मान लो कि ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, 2 टीम खेल रही है, तो हमने कहा जी टीम ए जीतेगी, उस पर हम पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद अगर वो जीत जाती है तो आपको पैसा दिया जाता है। ऐसे ही पॉलिटिकल, वेदर, क्रिप्टो इवेंट किए जाते हैं। अब पार्टिसिपेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सट्टा जो लगा रहे हैं, बेटिंग भी तो कर रहे हो आप। तो अगर प्रेडिक्शन करेक्ट हुई तो आपका पैसा, नहीं तो आप गए लूज़र बन गए आप। अब ये देखो कहीं पर भी ना ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहीं भी सेबी में रेगुलेटेड नहीं है, ना कोई इंडियन लॉ में ये सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो दीज प्लेटफॉर्म ऐसी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इनकी 50,000 करोड़ हो रही है साल में। यूज़र बेस इनका 5 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आप क्या कहोगे? तो सेबी को तो सोचना ही पड़ गया भाई, कॉशन करो इन्वेस्टर को कि तुम पागल वागल हो गए हो, ऐसी डीलिंग करोगे तो बहुत नुकसान में पड़ सकते हो। राजा से रंग, रंग से राजा।
मतलब बहुत ही ज़्यादा यार, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि यू नेवर नो क्या हो जाए, लेकिन इतने लोग खेल रहे हैं, इतने ट्रांजैक्शन अमाउंट इसमें वॉल्यूम जा रहा है। नेक्स्ट आपका आता है इंडिया अचीव्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट। इंडिया ने क्या करा है, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट को अचीव करा है। तो एज़ पर आरबीआई इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है मर्केंटाइज प्लस सर्विस वो $824.9 बिलियन तक पहुंच गया था, यानी 6.0% तक राइज हो गया था। दिस इज डिस्पाइट ग्लोबल स्लो डाउन। सोचो कितना डिसरप्शन रहा ट्रेड में, रेड सी क्राइसिस था, यूक्रेन की वॉर चल रही थी, पनामा कैनाल में सूखा पड़ गया था, टैरिफ मेजर्स की इतनी इंक्रीज़ हो गए थे, एनर्जी ऑयल प्राइस कितने बढ़ गए थे, फिर भी भारत का टोटल एक्सपोर्ट कहा जा रहा है आरबीआई द्वारा कि ये राइज ही किया है। तो उसका कारण क्या रहा, मर्केंटाइज हमारा इंक्रीज़ हो गया था। अगर आप एक्सपोर्ट की कहानी देखो तो भारत ने 24-25 में भी काफ़ी अच्छा हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हमारा टेली कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट, इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक्सपोर्ट को कौन से फैक्टर ड्राइव करते हैं, पॉलिसी पुश। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए वैसे ही न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह चलाई हुई थी, ट्रेड फैसिलिटेशन, एमएसएमई को सपोर्ट करना ही कर रखा था हमने। डाइवर्सिफाई किया हमने एक्सपोर्ट की मार्केट को, साउथ ईस्ट एशिया की डिमांड को फुलफ़िल करना, अफ्रीकन लेटिन अमेरिका की डिमांड को फुलफ़िल करना। फिर ट्रेड एग्रीमेंट की बात थी तो नए बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड किए गए, ओपन की गई मार्केट, बैरियर्स को ख़त्म किया गया। इंडिया एक रिलायबल अल्टरनेटिव बना है चाइना +1 स्ट्रैटेजीज़ का, ताकि हम ग्लोबल कंपनीज़ को और अट्रैक्ट कर पाएँ। तो देखो एक्सपोर्ट की ग्रोथ से बहुत सारे फ़ायदे भी लेकर आते हो आप। हमने नई नई चीज़ें, देखो इंडिया यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, नए मार्केट खोले हमने, बैरियर्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा उस इंडस्ट्री को हम बूम कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फैक्टर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट शॉट, जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस की। देखो इंडिया ने इसमें रोल अपना कंट्री चैंपियन का रोल इसमें इंडिया का एज्यूम करा है, और इस कॉन्फ्रेंस द्वारा ही ग्लोबल अटेंशन लोगों को मिली है किस चीज़ के लिए, कि इंडिया फ्लैगशिप लैंड मैनेजमेंट इनिशिएटिव करने जा रहा है, स्वामित्व स्कीम, ग्राम मनचित्रा प्लेटफॉर्म, ताकि इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ड्राइवन रूरल गवर्नेंस हो पाए। तो स्वामित्व का एम क्या था, देखो इसका जब ये स्कीम आई भी ना, इस स्कीम का सारा मकसद ये था कि हम ना क्लियर ओनरशिप प्रॉपर्टी का रूरल एरियाज़ में मैप आउट कर पाएँ, लैंड पार्सल्स को चेक कर पाएँ, ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से ये काम किया जाने वाली बात की गई थी। इस स्कीम का ध्यान रखना, ये आई कब थी, 24 अप्रैल 2021 में ये लेकर आया गया था स्कीम को। याद करो जब रामनाथ कोविंद जी की प्रेसिडेंसी में, तो इस सर्वे में ना, इसमें प्रॉपर्टी का सर्वे प्रोग्राम है एक तरीके से, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया था, ताकि रूरल लोगों को राइट डॉक्यूमेंट हो, गांव के लोगों के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, और इकोनॉमिक पर्पस के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर पाएँ। अब ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसके तहत देखो कोशिश क्या की जाती है, पंचायती राज डे होता है ना अप्रैल 24 को, अभी बीता है अप्रैल के महीने में, तो उसी के दिन ये से लॉन्च किया गया था, क्योंकि हम बनाते हैं। अब यहाँ ना स्कीम के तहत कोशिश की जा रही है कि मैपिंग की जाए लैंड पार्सल की, जो रूरल इनहेबिटेड एरिया है जहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से चेक करा जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन रूरल एरिया का अच्छा होगा, प्रॉपर्टी राइट्स में क्लैरिटी आएगी। समझ रहे हो आप, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे थे, इसीलिए स्कीम को लेकर आया गया है। ग्राम मानचित्र से आप समझो एक प्लानिंग प्लेटफॉर्म तैयार होगा, आपके पास डेटा आ जाएगा, लोकलाइज डेवलपमेंट प्लान्स तैयार हो जाएंगे, एफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट सिस्टम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। यानी जॉब्स एंड ग्रोथ की बात की जाए, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एक्सपेंशन में मदद करेगा, वेल्थ को री इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा। प्राइवेट कैपिटल की बात की जाए तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी राइट हैं लैंड ओनर्स को प्रोवाइड करना, बूस्ट करना प्राइवेट क्रेडिट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ का स्टेबल करना। अर्बन मैनेजमेंट की बात की जाए तो ग्रोथ हो गया, पब्लिक स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना हो गया, फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं ताकि वुमेन का एक्सेस टू लैंड जो है वो भी एग्रीकल्चर में बढ़ता चला जाए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इस समय रूरल एरिया का इस पार्ट को ध्यान में रख रहे हैं। मूव टू दी रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में हम चलते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है ये। कमेटी में फॉर्म हुआ अंडर चेयरमैनशिप ऑफ भारत खेड़ा, और एक फ्रेमवर्क डेवलप करा गया रिपेरेबिलिटी इंडेक्स इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसमें रिपोर्ट सबमिट करी। अब कंपोनेंट क्या है रिपेरेबिलिटी इंडेक्स के,
टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फास्टनर्स हैं, स्पेयर पार्ट है, रिपेयर इन्फॉर्मेशन है, डिसअसेंबली डेप्थ है। अब ये करना क्या चाह रहा है RI फ्रेमवर्क? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेल्फ डिक्लेयर करना है इनको, या इनको डिस्प्ले करना है, सेल परचेज कैसे हो रहा है, स्मार्टफोन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। 6 कोर पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं। इसमें हमने रिपेरेबिलिटी जो इंडेक्स होता है, इसमें ये देखा जा रहा है कि जो भी कंप्लेंट आ रही हैं मोबाइल प्रोडक्ट को लेके, टैबलेट को प्रोडक्ट को लेकर, वो बहुत बढ़ती जा रही थी। तो हमें एक तो इम्प्रूव करना है, दूसरा सस्टेनेबल इकॉनमी, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट को जीने के लिए हमें प्रमोट करना होगा सस्टेनेबल कंजम्पशन, और एक प्लान्ड ऑप्शन यानी डिवाइसेस जो डिज़ाइन हुए हैं टू लास्ट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, उनको रिप्लेस कर पाएँ हम। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इससे थर्ड पार्टी रिपेयर का सिस्टम खुलेगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। और राइट टू रिपेयर से क्या होगा? इट कॉल्स फॉर कंपनीज़ कि वो स्पेयर पार्ट बनाए, टूल्स बनाए, ताकि जब कस्टमर लेकर आए तो वो उसके लाइफ स्पैन अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो वो रिपेयर कर देना शॉप पर ही। तो इसीलिए करा जा रहा है, इसीलिए राइट टू रिपेयर पोर्टल 2022 में खोला गया ताकि ये रिपेयरमेंट का काम भी अच्छे से हो पाए। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025। इसका इनॉग्रेशन हुआ 2025 मुंबई के अंदर। इंडिया की क्रिएटिव इकॉनमी को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट देने के लिए, GDP ग्रोथ हो पाए, इनोवेशन बढ़े, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाए, उसके लिए किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या? $50 बिलियन मार्केट को अनलॉक मिलेगा बाय 2029 और इंडिया एक मेजर प्लेयर के रूप में बाहर आएगा। इस समिट में गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिव सेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत फिक्की CI इसको बढ़ाने के लिए। अब क्रिएटिव इकॉनमी को हम ऑरेंज इकॉनमी भी कहते हैं गाइस, ये भी ध्यान रखना। इसमें काम क्या है, क्योंकि ये बड़ा इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। इसमें आप क्या कर रहे हो, क्रिएटिव जो चीज़ें हैं, एसेट हैं, उनको आप पोटेंशियल उनका बढ़ा के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करा रहे हो। चाहे उसके लिए आपको मीडिया यूज़ करना पड़ जाए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, सब यूज़ कर आप कर रहे हो। यूनाइटेड नेशंस ने 2021 को, ये आ सकता है पेपर में, 2021 को कौन सा साल लेकर डिक्लेयर किया गया था? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकॉनमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में किया गया था। इंडिया की क्रिएटिव इकॉनमी की बात करी जाए तो $30 बिलियन इसमें पैसा है। 8% वर्कफोर्स मिलेगी आपको, एक्सपोर्ट से और पैसा हर साल आएगा। लेकिन चैलेंजेस हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रॉब्लम, कॉपीराइट का इशू, मार्केट मोनोपोलाइजेशन, रूरल डिजिटल एक्सेस का दिक्कत, फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम। तो ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं ताकि क्रिएटिव इकॉनमी प्रमोट हो सके। जो क्रिएटिव इकॉनमी फंड है, गवर्नमेंट ने अनाउंस करा $1 बिलियन क्रिएटिव इकॉनमी फंड। ऑल इंडिया इनिशिएटिव लिया गया इकॉनमी को लेकर, नेशनल क्रिएटर अवार्ड देने की बात की गई। तो ये सारे काम किए गए हैं ताकि क्रिएटिव इकॉनमी यानी ऑरेंज इकॉनमी को बूम मिल पाए। समझ में आया? चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया था। किसके कोलैबोरेशन में? फिक्की भी साथ में था और CII भी साथ में करके करा इन्होंने। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बनाया क्यों गया है? ताकि एक ना नेशनल, एक तो वो बन पाए आपका क्या, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए, ताकि डेडिकेटली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग ये सब कर पाए। एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज़ को क्या करा जाता है, इसमें फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को मिलाया जाता है, ब्लेंड किया जाता है। फिर मिक्स्ड रियलिटी बनाई जाती है, ऑगमेंटेड रियलिटी बनाई जाती है। IIT और IIMs ने इसके टेम्पलेट वगैरह भी दिए हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ये सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसका ना देखो ग्लोबली ना ये जो पार्ट है ना, ये जो सेक्टर है, ये बहुत वैल्यू करने लगा है। $366 बिलियन समझते हो इसका मतलब आप? इंडिया करेंटली लेस देन 1% ग्लोबल मार्केट में आता है यहाँ पर। इसीलिए इंडिया का ध्यान है कि भाई 26 बिलियन तो 2030 तक करें। इसलिए कर्नाटका जो हम इंडिया का IT हब है, वो इसको लीडरशिप पोजीशन पर लेकर जाएगा। यानी वी आर गोइंग टू यूज़ व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज़ ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स, ये सब एजुकेशन में हम यूज़ करेंगे हम। क्योंकि हमारे देखो अभी ना ग्रोइंग हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म, कितना देखो उसका यूज़र बेस कितना ज़्यादा है, 547 मिलियन OTT यूज़र्स हैं। कितना ज़्यादा, मतलब 38.4% तक बढ़ता ही जा रहा है ये। स्मार्टफोन का यूज़र्स कितना बढ़ गया है, 900 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं 2025 में, बताओ आप। वाइड स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन है, एनिमेशन, गेमिंग, एडटेक, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हो रहा है। इंक्रीज R&D इन्वेस्टमेंट, ग्रोइंग 5G प्रेजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा, एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट बढ़ेगी, इंडिजीनियस IP क्रिएशन होएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 5 लाख नई जॉब्स होंगी,
कटिंग एज ट्रेनिंग चीज़ें बढ़ेंगी, कल्चरल हेरिटेज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसका सॉफ्ट स्किल्स बढ़ेंगी। तो सोचो आप कितना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है गाइस। कल हम सिक्योरिटी का पार्ट करेंगे, सिक्योरिटी का पार्ट कल। आज हम फटाफट से एमसीक्यू के क्वेश्चन देखते हैं आपने कितने ध्यान से वीडियो को सुना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा तो बोल के चली जाऊंगी, लेकिन आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। देखो जी, आंसर्स नहीं दिखाए जाएंगे, उसके लिए ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दी गई है। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ डू ज्वाइन आवर चैनल ऑल्सो, और उसके साथ साथ टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, पॉज करो वीडियो, जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वहीं से क्वेश्चन डाले गए हैं, कहीं कहीं और से नहीं डाला गया है। 10 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट करो इनको, ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे दूसरे लेक्चर के लिए, सिक्योरिटी के लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।